जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथी हो, तो चलिए बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए हम आ गए हैं। जो हिंदी जो है ना उसको तो हम देख रहे थे। तो हिंदी जो गोधली जो भाग जो आपको किताब है तो उसको तो हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तो सर हम किताब को पढ़ रहे थे। किताब में जो हम क्या पढ़ेंगे, तो किताब में जो हम यही पढ़ते हैं कवि जो है ना, कवि कवि इंट्रोडक्शन, कवि परिचय हम पढ़ते हैं पहले। कवि परिचय और उसके बाद जब कवि परिचय पढ़ लेते हैं तो हम कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं तो कवि जो परिचय होता है तो वहाँ से तो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है। कितना पूछता है? तो 10 से 15 जो है ना मार्क्स के प्रश्न पूछता है। 10 से लेकर 15 मार्क्स के प्रश्न पूछता है कि कवि का जन्म कब हुआ, कवि का निधन कब हुआ, कवि कहाँ के रहने वाले हैं, कवि का कौन सा रचना मिला है, कवि का कौन सा अवार्ड मिला है। तो उससे रिलेटेड आप लोग जान रहे हो कि रहता है क्वेश्चन 10 से 15। और जो कहानी जो होता है तो कहानी से क्यों क्वेश्चन रहता है, तो कहानी से आपको जब तक कहानी पूरा डीपली में नहीं पढ़ेगा तो आपसे बीच में से ऑब्जेक्टिव उठा के दे देगा किसका क्या नाम था। और कहानी जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपसे एक समरी लिखने के लिए आता है बिहार बोर्ड में। समरी, तो कहानी को जब पढ़ लीजिएगा तो उसको संक्षेप में आप लिख दीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होता है। हाँ, तो चलिए क्लास को हम देर न करते हुए आज पार्ट नंबर हम 6 को लेकर आ गए हैं जो क्लास 10th के लिए है। ठीक, चैप्टर नंबर हम 6 को देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, तो बोलेंगे सर बहादुर। जो पाठ का नाम है बहादुर, किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलना है सर अमरकांत जो है ना, तो अमरकांत जी के द्वारा इस पाठ को लिखा गया। इसके राइटर कौन है, तो अमरकांत जी हैं। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो हम लोग को पैराग्राफ खुल के आया है, इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में हम कवि से रिलेटेड देखेंगे कि कवि का जन्म कब हुआ, कवि का निधन कब हुआ। उसके बाद हम स्टोरी को देखना अधिक करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं हम, देख लीजिए। हिंदी के संस्कृत कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोल रहा है कि जो हिंदी के जो संस्कृत जो कथाकार वह अमरकांत जी हैं। आपसे बोल देगा कि जो हिंदी संस्कृत के जो कथाकार कौन है, या जो बहादुर जो पाठ वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलना है कि जो अमरकांत जी हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो कब हुआ था, तो बोलना है कि सर इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नागरा जो बलिया प्रदेश जो कहाँ है, तो बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी में है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अधिकतर जो कवि जो है वह यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश ही हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी जुलाई में हुआ था। जो अगर पॉइंट्स जो हम लिखवा रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा, जन्म कब हुआ था। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे इसको आप लिख लीजिएगा, जो हम अंडरलाइन हाईलाइट कर रहे हैं उसको। अब यहाँ से देखिए आप, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल बोलना है कि उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि जो हिंदी के जो संस्कार जो कथाकार कवि जो अमरकांत जी हैं, तो उन्होंने जो प्रारंभिक जो शिक्षा वह कहाँ से पाए थे, तो बोलना है कि जो बलिया के जो हाई स्कूल जो है वहां से पाए थे। अब यहाँ देखिए, कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी की है। कुछ समय तक उन्होंने कहाँ पढ़ाई किए हैं, तो गोरखपुर में और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है, 12th की पढ़ाई की है। अगर आपसे बोल देगा सर जो 12th जो पढ़ाई है ना वह कहाँ से किए हैं, अगर आपसे बोल देगा कि जो 12th की जो पढ़ाई वह कहाँ से किए हैं, तो बोलना है कि 12th की पढ़ाई वह इलाहाबाद और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किए हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, जो 1942 के जो क्या है, तो स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरा रह गए हैं। और जो उनकी जो पढ़ाई जो था ना वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो कर लिए थे। इसके बाद 1942 के जो स्वाधीनता जो संग्राम जो था तो वहाँ में शामिल होने के लिए उन्होंने जो अपनी पढ़ाई को क्या हो गए, तो अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए और अधूरी रह गई थी। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए थे। उसके बाद में भी 1946 ईस्वी में जो सतीश चंद्र जो कॉलेज बलिया है तो वहाँ से इंटरमीडिएट वह कर लिए थे कंप्लीट। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करिए, उन्होंने 1947 ईस्वी में
ऐसे देखना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लोग रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी भी की। तो अगर आपसे बोल देगा कि वह बीए कहाँ से किए हैं, किस विश्वविद्यालय से किए हैं, तो बोलना होगा कि सर बीए जो है ना वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं। और बीए कब किए हैं, तो 1947 ईस्वी में किए हैं और 1948 ईस्वी में जो आगरा के जो दैनिक जो पत्र के वह संपादकीय विभाग में नौकरी भी किए हैं। तो अगर आपसे बोल देगा कि जो आगरा के जो दैनिक पत्र जो सैनिक निकलता था, एक पत्र का नाम था सैनिक, वह कहाँ से निकलता था, तो वह आगरा से निकलता था। तो उसके जो संपादक विभाग में नौकरी कब किए हैं, तो बोलना होगा कि 1948 में और 1947 ईस्वी में वह उन्होंने बीए किए हैं। कहाँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इतना तक हो गया है। अब यहाँ से देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की है। ये बोला जा रहा है ना कि जो हिंदी के जो प्रशंस कवि जो अमरकांत जी हैं, वह आगरा में ही उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हो गए और वहीं से कहानी यानी कि लेखन की शुरुआत की है। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद से निकलता था। अगर आपसे बोल देगा कि जो दैनिक अमृत जो पत्रिका है वह कहाँ से निकलता था, तो बोलना होगा सर इलाहाबाद से। अगर आपसे भी पूछ सकता है कि जो दैनिक जो अमृत पत्रिका है वह किस लेखक की पत्रिका है, तो बोलना होगा सर अमरकांत जी की है। तो इसको नोट कर लीजिए। दैनिक कहाँ से निकलता था, तो दैनिक भारत इलाहाबाद से निकलता था। ये भी जो पत्रिका किसका है, तो बोलना होगा कि सर ये जो पत्रिका है वह अमरकांत जी की है। जितना उनका रचना है उसको आप लिख लीजिए। फिर मासिक पत्रिका जो कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के संपादकीय विभाग से संबंधित रहे हैं। जितने भी अगर पॉइंट्स जो है उसको आप लिख लीजिए। यही बोला जा रहा है कि जो मासिक जो पत्रिका जो कहानी जो इलाहाबाद तथा मनोरमा क्या है, तो मनोरमा जो है ना वो इलाहाबाद के संपादकीय विभागों से वह संबंधित रहे हैं। फिर यहाँ देखिए अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई है। अगर आपसे बोल देगा कि जो अखिल जो भारतीय जो कहानी जो प्रतियोगिता में उनकी जो कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई है, तो बोलना है कि डिप्टी कलेक्टरी जो उनके पुरस्कृत हुई है, इनके अवार्ड मिला है। किस कहानी पर, तो डिप्टी कलेक्टरी पर। इसको आपको नोट पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। अगर आपसे बोल देगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा लेखन के लिए पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन में जहां देखिएगा अमरकांत जी वहां टिक लगाइएगा। तो हम इतना तो देख लिए हैं जो कवि से रिलेटेड हो गया। अब देखिए यहाँ से आजादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों मध्य वर्ग में क्या बोला जा रहा है कि जो आजादी जब हो गया था उसके बाद हिंदी कथा साहित्य के जो महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग देखते हैं। देखना अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए मध्यम वर्ग विशेष निम्न मध्यम वर्ग के जीवान क्या है, तो जीवानुभावक और हाँ बोला है कि जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली अंतर्गत बोला है कि अंतरंग चित्र मिला है। यहाँ हो गया। हाँ अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में वे भी अपने जीवंत मानवीय स्पर्श के कारण अनेखा आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म पकड़पन है। क्या है, पकड़पन है। लोक जीवन के मुहावरे और देशज अनेक प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है।
अमरकांत के कई कहानी संग्रह उपन्यास भी हैं। यहाँ से आपको अब ध्यान देना चाहिए, जहाँ से अगर हमको लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो वहाँ से हम आपको लिखवाना अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि जो अमरकांत जी हैं तो उनका कुछ उपन्यास है, कुछ कहानी संग्रह है, कुछ रचना है। समझ लीजिए कि ये सब रचना किसका है, तो बोलना होगा कि अमरकांत जी का है। हम टिक लगाते हैं। जिंदगी और जोक, इसको आप लिख लीजिए। जिंदगी और जोक किसका है, तो अमरकांत जी का। इसको कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। यहां से देखिए, देखिए यहां से देखना स्टार्ट करते। देखिए, जिंदगी और जोक हो गया, टेक्निकल स्कूल का होता है, उसे दिक्कत आपको नहीं है। देखिए, जिंदगी और जोक हो गया। ठीक, हाँ। देश हो गया, देश के लोग हो गया। ठीक, जिंदगी और जोक हो गया, देश के लोग हो गया, मौत का नगर हो गया, मित्र मिलन हो गया, कुहासा हो गया आदि उनके कहानी संग्रह है। बोला जा रहा है क्या है, देखिए यहां से कि जिंदगी और जोक हो गया, देश के लोग हो गया, मौत का नगर हो गया, मित्र मिलन हो गया, कुहासा हो गया आदि उनके जो क्या है, तो कहानी संग्रह है। और सूखा पता हो गया, आकाश पक्षी हो गया, काले उजले दिन हो गया, सुखजीवी हो गया, बीच की दीवार हो गया, ग्राम सेविका हो गया आदि उपन्यास है। उन्होंने वानर सेना नाम का एक उपन्यास भी लिखा है। जितना अगर हम लिखवाए हैं उतना आपको अंडरलाइन करवाए हैं, तो अपना नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। जिंदगी और जोक हो गया, देश के लोग हो गया, मौत का नगर हो गया, मित्र मिलन हो गया, कुहासा हो गया, उनके क्या है, तो कहानी संग्रह है। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उनके उपन्यास हैं। उन्होंने वानर सेना का एक बाल उपन्यास भी लिखा है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से, अमरकांत की जो प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम कराने वाले बहादुर की कहानी है। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जो अमरकांत की जो प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम कराने वाले बहादुर की एक कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे के परिवार, एक नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ में स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छ निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपने सेवाएं देने के बाद एक दिन सौभाग्य की उनकी सौजन्यता के साथ हर हृदय में एक कसहती क्या है, तो कसकती अंत व्यथा देखकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित करती है। यहाँ तक देख लिए हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं था। अब यहाँ से हम कहानी को देखना स्टार्ट करते हैं। न्यू पैराग्राफ जो आपके सामने खुल कर आया, तो अब इस पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे, तो अब इस पैराग्राफ में कहानी को यानी कि स्टोरी को देखना अब स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब है बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की क्लास को बनाने में। चलिए देखिए क्या है, देखते हैं। बहादुर सहसा में काफी गंभीर हो गया था। बोला जा रहा है ना कि बहादुर सहसा में काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति बोला है कि जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। बोल रहे हैं कि जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। बोल रहे हैं कि वह सामने खड़ा था और अपनी आंखों को बुरी तरह से वह मलका रहा था। 12-13 की उम्र में, बोला जा रहा है कि 12-13 वर्ष की उम्र में
ठीगना चकित शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े हो गए थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़कों को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। इसमें बोला गया है कि बहादुर जो है ना, एक सहसा कोई एक गांव है, शहर है, वहां पर खड़ा हुआ था। तो बहादुर सहसा में काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए कि जिस पर समझिए कि एक भारी दायित्व आ गया है, जिस पर एक भारी टेंशन आ गया है लाइफ में, उसके जिंदगी में। वह सामने खड़ा था और आंखों की बुरी तरह यानी कि बेकार तरीकाओं से इन्हें उन्हें देख रहा था, कने जाए यानी कि देख रहा था, उसको मलका रहा था। तो 12 से 13 वर्ष की उसका उम्र हो रहा था बहादुर को। उसका जो शरीर क्या था, तो ठीकना चकित शरीर था, जो गोरा रंग और चपटा मुंह था। वह सफेद नेकर, आंधी बाह की सफेद कमीज पहना था और भूरे रंग का पुराना यानी कि टूटा हुआ जूता पहना था। उसके गले में जो स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था, उसको घेरकर जो इनके जो परिवार के जो सभी लोग खड़ा हो गए। निर्मला जो चमकती दृष्टि से कभी लड़कियों को देखती तो कभी अपने मुझको और अपने भाई को, तो निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। यहां तक तो हम पढ़ लिया वो। मैं ऐसा स्टार्ट करता हूं, देखिए ऐसे, ठीक। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। बोल रहे हैं कि उसको लेकर जो साले साहब हैं वह आए थे, और नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब अपनी बहन की शादी घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभी रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं इस रिया से क्या हो गया, तो जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला अपने लगी, यानी कि माला जपने लगी। फिर यहां से देखिए, उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में होगा। वे लोग एक दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है। इसको हम आपको एकदम स्पष्ट जानकारी के रूप में समझाते हैं। देखिए, जब नौकर था ना, तो उसको लेकर मेरे घर में एक साले साहब आए हुए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार में अच्छे ओहदे पर थे, जहां उनको नौकर का सुख मिलता था, और उन्हीं सब के यहाँ नौकर भी रहता था। मैं जब अपने बहन के शादी में घर गया तो वहां हमने नौकरों का सुख देखा। मेरे दोनों जो भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाई तोड़ती थी, जब निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक काम करना पड़ता था, खटना पड़ता था। मैं इस तरह से जल गया। इसके बाद नौकरी कर जब हम वापस अपने घर आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगे। निर्मला और मैं जो ना नौकर की माला यानी कि जपने लगे। उसकी तरह जो अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में ही होगा। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख मिलता है। यहां तक हो गया है। अब इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम आपको यहां से करवा देते हैं। आपको एग्जाम में कहीं भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए, यहां से पहले साले साहब से
असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उनका किस्सा सुनना पड़ा, यानी कि उनका जो बात जो है ना हमें सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था, जो सैनिक था उसका बाप युद्ध में मारा गया था। और उसकी जो माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़े गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धामों में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चों पर पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। बोल रहा है कि उसने एक बार उसके अपने भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। और इसीलिए बोला कि और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसे काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो मां ने भैंस की मार की काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर वह घर लौट आई। उस लड़का को छोड़कर घर लौट आए। लड़कों का मन मां से फट गया। देखिए, इस बात में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जो अगर हम इतना धन से मन से आपको हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत से आपको हम इतना कंस्टेंट होकर इतना हम बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझना चाहिए। इसको हम एक बार अपनी भाषा में समझा देते हैं, जो आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। देखिए, पहले की बात है, जब पहले जो साला साहब से हमें असाधारण विस्तार से किस्सा यानी कि सुनना पड़ा, कुछ बात सुनना पड़ रहा है। वह एक नेपाली था। बोल रहे हैं कि वह एक नेपाली लड़का था जिसका जो गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर है। उसका जो बाप जो है वह युद्ध में मारा गया है, जो यानी कि सैनिक में था, तो आर्मी में होगा या कुछ में होगा, सैनिक में था। उसका बाप जो है ना युद्ध में मारा गया है। युद्ध में क्या है तो मारा गया था। और उसकी जो माँ है ना, सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़े गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। किसको? तो बहादुर को। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में अपने हाथ को बटाए, जबकि वह लड़का जो था ना, वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों की घोंसला में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता था या फल तोड़कर खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए अक्सर ले जाया करता था बहादुर। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी जो माँ है ना, उस भैंस से बहुत प्यार करती थी। लेकिन इसीलिए बोल रहा है कि इसीलिए उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, इसीलिए जिससे वह जो बहुत यानी कि चिढ़ता था, भैंस से बहुत बहादुर था ना, चिढ़ता था। भैंस उसको चराने का मन नहीं करता, तो अक्सर लेके गया था एक बार, जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर जो भैंस जो है ना, वह भागी भागी उसके माँ के पास चली जाती है, जो कुछ यानी कि एक दूसरे खेत में कहीं खेत में काम कर रही थी। तो माँ का जो माथा ठनका कि बेचारा बेजुबान जो जानवर है वह चरना छोड़कर वहां क्यों आ जाएगा, क्यों भाग जाएगा। ये जरूर बहादुर ने इसे कुछ मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई बहादुर की माँ। और जब लड़का जो लड़का को पकड़ जब आया वहां भीरू, तो माँ ने भैंस की एक मार की कल्पना अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी अपने बेटा यानी कि बहादुर को, और उसको वहीं जो कराहता हुआ छोड़ दी
और जो लड़का चिल्ला रहा था उसको वहीं छोड़ दी, और वहाँ छोड़कर वह घर लौट गई। जो लड़का था, लड़का का जो मन जो माँ से बहुत फट गया, यानी कि दूर हो गया, उतना ममता ही नहीं रह गया। तो यहाँ से देखिए, देखना जो अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम करवा देते हैं वो। यहाँ से देखिए, जो लड़का था तो लड़का का जो मन जो है वह माँ से फट गया, और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। और वह रात भर कहाँ था? तो वह रात भर जो है ना वह जंगल में छिपा रहा। जब सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपके से घर में घुस गया। फिर उसने घी हाड़िया में, यहाँ इंडिया नहीं चाहिए, यहाँ हाड़िया होना चाहिए था, ठीक। फिर उसने घी की जो हाड़िया था तो हाड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया, यानी कि वहां से भाग गया बहादुर। वहां से छल, यानी कि कहां से बोला कि 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वह गोरखपुर जाने वाला बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। इसको हम फिर से कर आपको रिकैप कर देते हैं, ठीक। बोल रहा है कि जो लड़का जो है अब उसको माँ यानी कि बहुत मार देती है, तो जिसका कारण जो लड़का का जो मन जो है वह माँ से फट जाता है। इसके बाद जो लड़का जो है वह रात भर बेचारा जंगल में छिपा रहा है, यानी कि छिप जाता है। जब सवेरे होने को आया तो वह घर कैसे पहुंचा, और किसी भी अंदर से चोरी छुपके से घर में तो घुस के बेचारा बहादुर। फिर एक जो हाड़ी था जो घी का, उसमें अपनी माँ उसको पैसे रखती थी, तो उसी में माँ के जो ये थी हाड़ी था तो उसमें हाथ डालकर, यानी कितना 2 रुपए मात्र निकाल लिए। बहादुर कितना रुपए निकाल लिया था? तो बोलना होगा 2 रुपए निकाल लिए। और अंत में जो बहादुर 2 रुपया लेकर 9 2 11 हो गया, वहां से भाग गया। वहां से 6 मील की दूरी पर एक बस स्टेशन है, वहां गोरखपुर आने वाली बस थी, वहां बहादुर चल गया। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। तो बहादुर ने बोला कि दिल बहादुर। यहाँ तो हम समझा दिए हैं, अब यहाँ से हम लोग देखना वह स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बिहार बोर्ड है ना, तो आपको हम देहाती भाषा में ही समझाएंगे, चाहे आप कुछ भी कहिए। आपको हम इस तरह से समझाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप कहानी को जब तक डीपली समझिएगा तभी तो आप एग्जाम में लिख कर आइएगा। तो देखिए यहाँ से, उसके स्वर में बोला है कि उसके स्वर में, उसके भाषा में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करने और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता था। बोला जा रहा है कि इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। देखिए, बहादुर जब वहां खड़ा था तो बहादुर से बोलते हैं घर के जो आदमी, जो साले साहब मिले हुए आए थे, तो उसके जो मीठे स्वर में झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या क्या हिदायतें दी, यानी क्या क्या उसको बारे में बताएं। शायद यह कि वह शरारत छोड़कर वह ढंग से काम कर रहे और अपने घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया, अगर बोल रहा है कि अगर यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा, घर की और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसके समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। निर्मला बोल दी थी किसी तो बहादुर से कि इधर मोहल्ला में ज्यादा लोग से मतलब मत रखना। क्यों? क्योंकि इस जो मोहल्ला है ना, तो इसमें तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ का मतलब है इस मोहल्ला में बेकार लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ
जाया करता था और न किसी के यहाँ काम करे। बहादुर को समझाया गया कि वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी के यहाँ काम करे। कोई बाजार से कुछ अगर लाने के लिए भी बोलो तुमको, बहादुर को बोल रहे हैं कि कोई बाजार से कुछ लाने के लिए भी कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाना, ऐसे बोल रहे हैं। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, बहादुर को बोल रहे हैं। और भी बहुत सी बातें हैं। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदार पूर्वक लड़के के नाम में से दिल उड़ा दिया। आपसे भी पूछता है कि जो बहादुर का जो पूरा नाम क्या है, तो बोलना है अक्सर दिल बहादुर है। अगर अभी आपसे पूछ सकता है कि जो दिल बहादुर था, उसका दिल जो शब्द किसने उड़ा दी, तो बोलना है कि लेखक की माँ ने उड़ा दिया। ठीक, किसने उड़ा दिया है, तो बोलना है सर लेखक की माँ ने। तब इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, हाँ अपनी भाषा में इसको समझा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से, तो उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। किसके, तो बहादुर जब बोलता था तो उसकी आवाज में मीठा लगता है कि तोता बोल रहा है, ऐसा झंझनाहट था। मुझे ठीक ठीक याद तो नहीं है मैंने उसको क्या हिदायतें दे दी है, उसके बारे में क्या क्या बोले हैं। शायद कि यह शरारत छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। बहादुर को बोल रहे हैं कि इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही घर में नौकर भी खाता पहनता है। अगर वह यहाँ घर में रह गया ना तो ढंग सहूर सीख जाएगा। घर के और लड़कों की तरह वह पढ़ लिख भी जाएगा और उसकी जिंदगी जो है ना सुधर भी जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। निर्मला ने उसी समय में कुछ ऐसा बात बोले थे बहादुर से, क्या देखिए कि इस मोहल्ला में बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं, कि बहुत से बेकार लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी के यहाँ काम करें, ऐसे बहादुर के बोल रहे थे लेखक की माँ। कोई अगर बाजार से तुमको कुछ लाने के लिए भी कहे ना तो बोलना कि अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए, ऐसे बताए थे लेखक की माँ बहादुर को। उसको घर के सभी लोगों से समान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं। अंत में निर्मला ने बहादुर की जो उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल जो शब्द है उसको उड़ा देती है। ठीक, यहाँ से हो गया था। इसके बाद जो है ना पार्ट नंबर तो 1 को हम यहाँ से देख लिए हैं। इसको हम नेक्स्ट जितना अभी देखेंगे तो क्लास बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट नंबर 1 को बस हम यहीं रहने देते हैं। कितना है, तो पार्ट नंबर 1 को हम यहाँ से रहने देते हैं, पार्ट नंबर 2 को हम जल्दी लाएंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुआ है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को तैयार करने में। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा यानी कि 2026 में एक अच्छा मार्क्स हिंदी और इंग्लिश या किसी भी आप सब्जेक्ट से ला सकते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं टारगेट लेकर चलता हूँ कम से कम तो आप 450 प्लस यानी कि 90% से प्लस आपको मार्क्स आना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अब हम लोग कहाँ से देखेंगे, तो हम लोग यहाँ से देखना अब स्टार्ट करेंगे। ठीक।